नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल के प्लेटफॉर्म बुक के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 12 देखेंगे। इसमें 150 प्रश्नों को डिटेल सोल्यूशन किया गया है, जीके, साइंस, मैथ और रीजनिंग सभी पार्ट का। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में की? 1986 में। और इसका आंसर हो जाएगा ए, एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में की। 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति की, जिसकी अध्यक्षता एल.एम. सिंघवी ने की थी। एल.एम. सिंघवी समिति के महत्वपूर्ण सिफारिश था कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता देनी चाहिए, ग्राम पंचायतों को अधिक व्यवहारिक बनाने के लिए गांवों की मान्यता दी जानी चाहिए और गांवों के एक समूह के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना की जानी चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। राज्यसभा को 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। राज्यसभा में नामित 12 सदस्यों को कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से संबंधित विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव वाले व्यक्ति को चुना जाता है। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250 होती है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है कि एक तरफ पंचवर्षीय योजना है और आरंभ वर्ष कब का हुआ ये है। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1974 में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुआ था? तो 1956 ईस्वी में। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुआ था? तो 1992 में। और 7वीं पंचवर्षीय योजना आरंभ हुआ था 1985 में। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 1, 2, 4, 3। द्वितीय पंचवर्षीय योजना अप्रैल 1956 में प्रारंभ किया गया था और इसका उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना। 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की। 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था समग्र रूप से उत्पादकता को बढ़ाना तथा रोजगार के अधिक अवसर जुटाना था। और 8वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था मानवीय संसाधन का विकास करना था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ए, जी मिडल के द्वारा दिया गया था। इसके द्वारा दिया गया है तो जी मिडल के द्वारा दिया गया था। पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव गुन्नार मिडल द्वारा दिया गया था। रोलिंग प्लान के अंतर्गत अनवरत प्लान चलती रहती है। वर्ष 1978 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाले जनता पार्टी सरकार ने भारत के लिए इसे स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? कौन सा लोक नृत्य है जिसका संबंध असम राज्य से नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, बधाई। बधाई लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है। बधाई मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में खुशी के अवसर पर किए जाने वाला लोक नृत्य है। छऊ, सरहुल, कर्मा, विदेशिया ये सब झारखंड के लोक नृत्य है। नट पूजा, चोंगली और बिहू ये सभी जो है वो असम से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य किए हैं? और इसका आंसर हो जाएगा डी, बी.के.आर.बी. राव। राष्ट्रीय आय पर भारतीय अर्थशास्त्री बी.के.आर.बी. राव ने दूरगामी कार्य किए हैं। स्वतंत्रता से पूर्व राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्रियों में बी.के.आर.बी. राव भी थे। नेक्स्ट है, एकाधिकार का अर्थ है। एकाधिकार का अर्थ है और इसका आंसर हो जाएगा सी, एकल विक्रेता। एकाधिकार का अर्थ है एकल विक्रेता से है। एकाधिकार का अर्थ है जहां एकल विक्रेता हो और अनेक क्रेता हो। एकाधिकार व्यापार से जनता की हानि उठानी पड़ती है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, 180 डिग्री देशांतर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर है। 1984 में वाशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में 180 डिग्री यामोत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया है। और ये तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चुंकी सागर और बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, जबकि 0 अंशांश एवं 0 देशांतर अटलांटिक महासागर में कटती है। 2 देशांतर के बीच की दूरी तय करने में कितने मिनट लगता है? 4 मिनट का लगता है। कोणार्क मंदिर के देवता हैं और इसका आंसर हो जाएगा ए, सूर्य का। कोणार्क मंदिर के देवता हैं सूर्य का। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 को गांधीवादी दर्शन माना जाता है। गांधी जी के राम राज यानी ग्राम स्वराज का अवधारणा अनुच्छेद 40 में निहित है।
और भारतीय संविधान 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज को वैधानिक दर्जा दिया गया है। अगला है, अवध राज को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया? अवध राज को किसने ब्रिटिश भारत में विलय किया? इसका आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड डलहौजी ने। अवध राज को लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश भारत में विलय किया था। अवध राज को 1856 में किसके आधार पर किया था? तो कुशासन के आधार पर विलय किया था। अब लॉर्ड डलहौजी ने अवध राज को दुधारू गाय या चेरी की संज्ञा दी थी। 1848 में अवध का रेजिडेंट कर्नल स्लीमैन को बनाया गया था, जिसने कुशासन का आरोप लगाया। 1854 में आउट्रम को स्लीपमैन के स्थान पर भेजा गया, जिन्होंने भी कुशासन का आरोप लगाया। और इन रिपोर्ट के आधार पर 1856 में नवाब वाजिद अली शाह को अवध की गद्दी से हटा दिया गया। 1857 के विद्रोह के समय अवध लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व महकपरी बेगम हजरत ने की थी। नेक्स्ट है, मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों को पहाड़ी की तल की ओर गमन करना कहलाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, मृदा अपरदन। मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों को पहाड़ी की तल की ओर गमन करना अपरदन कहलाता है। मृदा की कुछ इंच मिट्टी ही उपजाऊ होती है, जो अपरदन के कारण नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट है, प्यूर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? प्यूर्टो रिको खाई, इसका आंसर हो जाएगा सी, अटलांटिक महासागर में स्थित है। प्यूर्टो रिको खाई की गहराई 8392 मीटर है। अगला प्रश्न है, बुश बेल्ट घास स्थल पाए जाते हैं? बुश बेल्ट घास स्थल पाए जाते हैं, और इसका सही जवाब हो जाएगा सी, दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं। घास भूमियों को दो भागों में विभाजित किया गया है, उष्णकटिबंधीय घास भूमि और शीतोष्णकटिबंधीय घास। अगर उष्णकटिबंधीय घास की बात किया जाए तो अलग अलग नाम से जाना जाता है अलग अलग देशों में, जैसे सवाना अफ्रीका में, कैम्पोज ब्राजील में, लानोस वेनेजुएला कोलंबिया में जाना जाता है। जबकि शीतोष्णकटिबंधीय घास मैदान प्रेरी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में, पंपास अर्जेंटीना में, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, स्टेपी एशिया यूक्रेन रूस चीन की मंचूरियन प्रदेश में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन है? सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, नेपच्यून है। पहले प्लूटो था, लेकिन प्लूटो को अब बौना ग्रह कहा जाता है, इसलिए सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह हो गया है नेपच्यून हो गया है। वरुण हरे रंग, ऐसे का नाम वरुण भी है, वरुण हरे रंग का ग्रह है। वरुण ग्रह के चारों ओर अति शीतल मिथेन का बादल छाया हुआ है, और इसका एकमात्र उपग्रह है, प्रमुख उपग्रह है, एकमात्र नहीं प्रमुख उपग्रह है टिट्रॉन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने कभी भी ओलंपिक पदक नहीं जीता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा ने कभी भी ओलंपिक पदक नहीं जीता है। गगन नारंग ने 2012 में लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? और इसका आंसर हो जाएगा डी, बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। 185 BC में बृहद्रथ की हत्या सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की। अगला है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? और इसका आंसर हो जाएगा ए, मोरक्को से आया था इब्न बतूता 1333 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी 1333 में बनाया, और 1342 में इब्न बतूता को अपना दूत बनाकर मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन भेजा। इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत रेहला नामक पुस्तक में लिखा है। नेक्स्ट है, किसी राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है। राज्य पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2000 के अधीन उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था। मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है अर्थव्यवस्था का आधार बाहरी स्रोत पर निर्भर करती है। अगला है, म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, बौद्ध धर्म। म्यांमार का प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म है। थेरावाद बौद्ध धर्म म्यांमार का प्रमुख धर्म है। अगला है, अमीर खुसरो एक खाली स्थान थे? आंसर हो जाएगा डी, ये तीनों कवि भी थे, इतिहासकार भी और संगीतज्ञ भी। अमीर खुसरो एक कवि, इतिहासकार और संगीतज्ञ तीनों थे। उन्हें तूती ए हिंद का उपनाम दिया गया था। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, जिन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों को शासनकाल देखा था। अमीर खुसरो ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, रीट जारी किया जा सकता है। मौलिक अधिकार का संरक्षण भारत में उच्चतम न्यायालय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन संवैधानिक उपचार का वर्णन है। अनुच्छेद 32 में 5 रीट जारी करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय का है,
जबकि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अधीन भी 5 रिट जारी कर सकता है। कौन कौन? परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला है, कहाँ के वृक्ष वर्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा डी, पर्णपाती वन। पर्णपाती वन वृक्ष वर्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाती है। पर्णपाती वन को पतझड़ वन भी कहते हैं। भारत में पर्णपाती वन अधिक पाई जाती है। प्रसिद्ध विरूपाक्षा मंदिर कहाँ स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, हम्पी में स्थित है। हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है और विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। हम्पी विजयनगर राज्य की राजधानी थी और विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर तथा बुक्का ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि हम्पी निम्नलिखित में किसके उत्तरी तट पर स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, तुंगभद्रा। हम्पी निम्नलिखित में से किसके उत्तरी तट पर स्थित है? आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा नदी। गोलकुंडा के मुस्लिम राज का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, वारंगल। गोलकुंडा के मुस्लिम राज का उदय वारंगल के प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के समय प्रताप रुद्रदेव थर्ड वारंगल के शासक थे। प्रताप रुद्रदेव थर्ड ने मलिक काफूर की अधीनता स्वीकार की थी। फारस से आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? सही आंसर हो जाएगा बी, देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय। फारस से आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक देवराय द्वितीय था। विजयनगर राज्य में अनेक विदेशी आया, जिसमें अब्दुल रज्जाक भी है, जो राज्य की समृद्धि की चर्चा किया है। नेक्स्ट है, वेद शब्द का अर्थ है। वेद शब्द का अर्थ है और इसका आंसर हो जाएगा डी, ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। वेद 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। त्रिकुराल को 5वीं वेद कहा जाता है। त्रिकुराल दक्षिण भारत का वेद है और उपनिषद का अर्थ होता है निष्ठा पूर्वक पास बैठना। अगला प्रश्न है कि सांभर लबन झील कहाँ स्थित है? सांभर लबन झील कहाँ स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, राजस्थान में। सांभर लबन झील राजस्थान में अवस्थित है। सांभर झील भारत का सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। डल एवं बुलर झील जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है और अनुपम झील बिहार में कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? और इसका आंसर हो जाएगा बी, 1853 में पहली रेलगाड़ी चलाई गई। 16 अप्रैल 1853 को भारत में बॉम्बे और थाने के बीच 34 किलोमीटर पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी और ये लॉर्ड डलहौजी के समय चली थी। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? इसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। आंसर हो जाएगा बी, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिमानी से है, जो समुद्र तल से 5150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं। दिबांग, लोहित, धनसिरी, पगलादिया, मानस, तीस्ता, संकोच, ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, खाली स्थान को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। इन्हें ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। आंसर हो जाएगा बी, अरुणा आसिफ अली को कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड लेडी। अरुणा आसिफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है और सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला यानी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन ताशकंद समझौते से संबंधित है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद समझौते से संबंधित है। लाल बहादुर शास्त्री के समय 1965 ईस्वी में पाक भारत के बीच युद्ध हुआ था। 10 जनवरी 1966 को भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ। उसके अगले दिन 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु ताशकंद में हो गई। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम किन राज्यों का है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, बिहार सबसे ज़्यादा, उसके बाद बंगाल, उसके बाद केरल का। अगर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्यों की कहा जाए तो सबसे कम अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद नागालैंड का। अगला है, आमेर महल कहाँ पर स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, जयपुर में। आमेर महल जयपुर में है। सवाई जयसिंह जयपुर के प्रसिद्ध शासक थे। सवाई जयसिंह ने 5 स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण किया था और जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। आमेर महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में। निम्नलिखित में कौन सा एक बाघ संरक्षित
संरक्षित स्थल नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, सुल्तानपुर। सुल्तानपुर बाघ संरक्षण स्थल नहीं है। सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य हरियाणा में अवस्थित है। यह झील अभ्यारण्य विभिन्न जल पक्षी के लिए जाना जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि जुलाई 2023 में इसरो ने PSLV C56 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सिंगापुर के। भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? आंसर हो जाएगा ए, स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ। स्कंदगुप्त हुन को पूरी तरह परास्त कर दिया था। स्कंदगुप्त को अंतिम महान गुप्त शासक माना जाता है। स्कंदगुप्त ने ही जूनागढ़ अभिलेख से में ये वर्णन है कि सुदर्शन झील को पुनः मरम्मत करने का प्रमाण है। नेक्स्ट है, वह प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। वह प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का निर्माण 1936 में हुआ। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क को 1973 में भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व बनाया गया। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इस्लाम के प्रचार करना। महमूद गजनवी को भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य के लिए धन संग्रह करना था। अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरोध किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तजाकिस्तान की राजधानी कौन है? और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, दुशांबे। तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो दुशांबे है। तजाकिस्तान एशिया महादेश के मध्य में स्थित एक देश है जो चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? जमीन से घिरा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, जुलाई 2023 के दौरान बर्लिन जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में कितने भारतीय तीरंदाज द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त किया गया? आंसर हो जाएगा सी, 3 लोगों के द्वारा। 2 स्वर्ण पदक तीरंदाज के लिए क्रमशः हैं अदिति गोपीचंद स्वामी महिला एकल में एवं ओजस परवीन देवताले पुरुष एकल में। ये व्यक्तिगत कंपाउंड में दिया गया था। तीसरा जो स्वर्ण पदक सम्मिलित रूप से ज्योति सुरेखा बेन्नम, परनीत कौर और अदिति गोपीचंद स्वामी को महिला कंपाउंड टीम द्वारा जीता गया था। तो आंसर हो जाएगा 3। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे कहाँ? आंसर हो जाएगा ए, चिकमंगलूर जनपद में। चिकमंगलूर जनपद में। चिकमंगलूर कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत में सबसे अधिक कहवा कर्नाटक में उत्पादित होता है और ब्राजील कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है विश्व में। उपन्यास द ओपियम ट्रॉफी के लेखक कौन है? द ओपियम ट्रॉफी के लेखक कौन है? और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, खुशवंत सिंह। द ओपियम ट्रॉफी के लेखक कौन है? तो खुशवंत सिंह है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे। सही जवाब हो जाएगा बी, जीबी मावलंकर। जीबी मावलंकर लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे और इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। जीबी मावलंकर के पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। जबकि अगर पूछा जाए प्रश्न कि प्रथम दलित स्पीकर कौन थे, तो GMC बाल योगी थे और प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? तो मीरा कुमार थी। नेक्स्ट है, नदियों को जोड़ने यानी इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के कार्यक्रम के अंतर्गत खालिस्तान नदी से केन नदी को जोड़ने का कार्य निर्माणाधीन है। तो इसका आंसर हो जाएगा तो डी, बेतवा। केन नदी मध्य प्रदेश स्थित कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है और यह उत्तर प्रदेश के बांदा में यमुना में मिल जाती है। बेतवा मध्य प्रदेश के रायसेना जिले से निकलती है और यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना से मिल जाती है और यह देश का पहला नदी जोड़ो प्रोजेक्ट है, केन बेतवा लिंक। नेक्स्ट है, मैक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर निम्नलिखित में किसके भाग हैं? और इसका सही जवाब हो जाएगा डी, अटलांटिक महासागर के भाग है। अटलांटिक महासागर उस विशाल जल राशि का नाम है जो यूरोप तथा अफ्रीका महाद्वीपों की नई दुनिया के महाद्वीपों से पृथक करती है। अगला प्रश्न है कि मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजक देश कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत। इससे पहले भारत कब आयोजन किया था? तो 2096 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन भारत में किया गया था। अब 2023 में किया जाएगा। भारत की पहली मिस वर्ल्ड विजेता रीता फारिया थी और ये मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत 1951 में हुआ था, जिसमें पहली बार मिस वर्ल्ड का खिताब किकी हॉकिंसन स्वीडन ने जीती थी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में आकाश कुमार ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? और इसका आंसर हो जाएगा सी, तलवारबाजी में। मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में बिहार के आकाश कुमार ने तलवारबाजी में स्वर्ण पदक जीता था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार के खिलाड़ियों द्वारा कुल 7 पदक, 1 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीतने के साथ ही बिहार का 24वां स्थान रहा था। नेक्स्ट है, जुलाई 2023 में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन SCO का स्थायी सदस्य बना?
जुलाई 2023 में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन एससीओ का स्थायी सदस्य बना? और इसका आंसर हो जाएगा ईरान। ईरान को एससीओ की 2021 की दुशांबे शिखर सम्मेलन में स्थायी सदस्य बनाने का निर्णय लिया गया था। ईरान के सदस्य बनने से संघाई सहयोग संगठन में वर्तमान सदस्य देशों की कुल संख्या अब कितनी हो गई है? तो अब 9 हो गई है। कौन कौन? तो भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस, पाकिस्तान, चीन और ईरान, ये वर्तमान में संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देश हैं। और संघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में चीन में हुआ था। अगला प्रश्न है कि अपने रेल नेटवर्क का कौन सा राज्य द्वारा 100% विद्युतीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? और इसका सही जवाब हो जाएगा सी, हरियाणा। हरियाणा जो है अपने रेल नेटवर्क को 100% विद्युतीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और 100% घरों में विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला पहला राज्य गुजरात बना है, दूसरा आंध्र प्रदेश। 100% अगर एलपीजी कनेक्शन वाला देश का पहला राज्य पूछे तो हिमाचल प्रदेश होगा। अगर हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य पूछा जाता है तो आंसर हो जाएगा गोवा। और पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला देश का पहला राज्य पूछे तो आंसर हो जाएगा केरल। आँख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब समानुपाती होता है। और इसका सही जवाब हो जाएगा डी, प्रतिबिंब का आकार बटा वस्तु का आकार। आँख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब का आकार बेटा वस्तु के आकार के समानुपाती होता है। आँख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुदैर्घ्य तरंग संचरण में विरलन के स्थानों पर माध्यम का घनत्व व दाब समान अवस्था की तुलना में होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, कम होता है। अनुदैर्घ्य तरंग संचरण में विरलन के स्थानों पर माध्यम का घनत्व व दाब समान अवस्था की तुलना में कम होता है। अनुप्रस्थ तरंगों में कणों की कंपन की गति तरंग के संचरण की गति के लंबवत होती है। अगला है लाल और हरा रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, पीला बनता है। लाल और हरा रंग को मिलाने से पीला रंग बनता है। लाल, हरा और नीला रंग प्राथमिक रंग है और पीला, मैजेंडा एवं पिकॉक नीला को द्वितीय रंग कहते हैं। पिकॉक नीला माने पीला, मैजेंडा एवं पिकॉक नीला को द्वितीयक रंग कहते हैं। जब दो रंग परस्पर मिलने से श्वेत प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो उन्हें पूरक रंग कहते हैं। और रंगीन टीवी प्राथमिक रंग के उपयोग से बना हुआ है, यानी रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग का उपयोग किया गया है। जर्मेनियम क्रिस्टल में अबंध है और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सहसंयोजी। जर्मेनियम क्रिस्टल में सहसंयोजी अबंध है। जब दो सदृश या असदृश परमाणु अपनी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को आपस में साझा करके संयोग करते हैं तब उनके बीच स्थित बंध को सहसंयोजन बंधन कहते हैं। नेक्स्ट है, एक गेंद को निर्वात में 49 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊपर फेंका जाता है। उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए उस गेंद द्वारा लिया गया समय क्या होगा? तो एक गेंद को निर्वात में 49 मीटर पर सेकंड की चाल से अगर ऊपर फेंका जाता है तो उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए गेंद द्वारा लिया गया समय होगा 5 सेकंड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी। कैसे होगा कि यू बराबर हो गया 49 मीटर पर सेकंड, उच्चतम बिंदु तक पहुंचने वाला टी बराबर जो फार्मूला होता है वो यू बटा जी होता है। यू हमारा दिया हुआ है 49 मीटर पर सेकंड और जी होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5 सेकंड। अगला है, परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की चालकता होती है और इसका आंसर हो जाएगा ए, शून्य होती है। परम शून्य तापक्रम पे अर्धचालक की चालकता शून्य होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कैथोड किरणें हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इलेक्ट्रॉनों की धारा। कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉनों की धारा है। कैथोड किरणें केवल उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों का पुंज है। कैथोड किरणें अदृश्य होती है। मानव शरीर में कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ए, ग्रसनी में। मानव शरीर में ग्रसनी में पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं। ग्रसन यह नासा गुहा के ठीक पीछे स्थित होता है। अगला है, लोहा लौह चुंबकीय होता है और इसका आंसर हो जाएगा डी, 770 डिग्री सेल्सियस से कम तापक्रम पे। लोहा 770 डिग्री सी से कम तापक्रम पे लौह चुंबकीय होता है। वह तापमान जिस पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है क्यूरी तापमान कहते हैं। एफी का जो क्यूरी तापमान होता है 1043 केल्विन होता है, कोबाल्ट के 1400 केल्विन होता है, निकेल के 627 केल्विन और जीडी के 292 केल्विन होता है। किसमें एल्युमिनियम नहीं होता है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, फ्लोरोस्पार में। फ्लोरोस्पार में। फ्लोरोस्पार का सूत्र होता है CaF2। अगला प्रश्न है कि कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है। सही जवाब हो जाएगा सी, ब्रिक की प्रतिस्थापन में। कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग ब्रिक की प्रतिस्थापन में होता है।
मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ा वृक्क है। वृक्क के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं और वृक्क के आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। और प्रत्येक वृक्क में लगभग बहुत सारे वृक्क नलिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य उगते और डूबते समय लाल क्यों दिखाई पड़ता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। सूर्य उगते और डूबते समय लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम करता है, इस कारण लाल रंग दिखाई पड़ता है। लाल रंग का विक्षेपण कम होने के कारण लाल रंग का प्रयोग सिग्नल में भी करते हैं और सबसे अधिक विक्षेपण बैगनी रंग का होता है। आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि तरंगे एक स्थान से अन्य स्थान तक किसी राशि x का स्थानांतरण करती है। राशि x है और इसका आंसर हो जाएगा डी, ऊर्जा। ध्वनि तरंगे एक स्थान से अन्य स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, जिसका वजन लगभग 1.5 से 2 kg होता है। यकृत प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। यकृत फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन करता है जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। अगला प्रश्न है कि अमाशय में भोजन के पश्चात क्या मिलता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जठर रस। अमाशय में भोजन के पश्चात जठर रस मिलता है। अमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। मांस, अंडा, मछली और यकृत तथा दूध निम्न में से किसका स्रोत है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, विटामिन डी का। मांस, अंडा, मछली का यकृत तथा दूध विटामिन डी का स्रोत है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और रेनिन दूध पाचक एंजाइम है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेसिया जैसे रोग हो जाता है। और विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल में होता है। रक्त समूह ओ को सार्वत्रिक रक्तदाता कहा जाता है। इसमें निम्न में से कौन सा एंटीजन पाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है ओ में। और ए बी रक्त समूह में, ए बी में दोनों एंटीजन पाया जाता है। रक्त समूह का खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। अगला प्रश्न है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CnH2n। और CnH2n+2 जो होता है वो एल्केन का होता है और एल्कीन के CnH2n हो जाता है, तो जिसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, पानी से भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, अपरिवर्तित रहता है। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी के तल अपरिवर्तित रहता है। जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर ही रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है। यदि 4 सेकंड के बाद वह धरातल पर पहुंचता है तो मीनार की लगभग ऊंचाई कितनी होगी? आइए देखते हैं इसे कैसे निकालना है। कह रहा है कि 4 सेकंड के बाद धरातल पहुंचता है तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी? तो अगर टी बराबर जो यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 4 सेकंड है। यू दिया हुआ है क्योंकि छोड़ा जा रहा है तो 0 है। तो एच बराबर जो हमारा फार्मूला होता है UT + हाफ GT² होता है, जहाँ U बराबर 0 है, यानी UT 0 हो जाएगा। अब H बराबर जो फार्मूला निकल के आएगा वो हाफ GT²। तो आप यहाँ पर हाफ रख दीजिए, G के जगह पर 10 दिया हुआ है और T 4 सेकंड है, 4 × 4 कर दीजिए, जो निकल कर हमारा आएगा हो जाएगा 416, 16 × 5 = 80, यानी 80 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? और इसका आंसर हो जाएगा बी, बढ़ जाता है। गर्म करने पर वस्तु के अणु के बीच टकराव अधिक होता है और उसी अनुपात में प्रतिरोध बढ़ जाता है। अगला है, सब्जी के रूप में खाए जाने वाला छत्रक है और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कवक है। सब्जी के रूप में खाए जाने वाला छत्रक कवक है। हीरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है। केसर जो है मसाला बनाने में पौधों को वर्तिकाग्र भाग में काम लाया जाता है। और लौंग जो है वो फूल की कली से होता है। काफ़ी प्रश्न इस सबसे पूछा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा कि डी, वाटसन और क्रिक ने। डीएनए संरचना का मॉडल वाटसन और क्रिक ने तैयार किया है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होता है और इसमें 4 नाइट्रोजनी क्षार होता है। एडेनिल, ग्वानिन, थाइमिन एवं साइटोसिन होता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन ई महत्वपूर्ण स्रोत है और इसका सही जवाब हो जाएगा सी, अंकुरित अनाजों के। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत अंकुरित अनाजों में पाया जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है
और इसकी कमी से जनन शक्ति कम होती है। अगला प्रश्न मैथ का, किसी आयत की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। आयत का क्षेत्रफल 192 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप क्या होगा। तो इसे किस तरह सोल्व करना है कि आयत की लंबाई एवं चौड़ाई क्या दिया हुआ है, 4x और 3x दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 4x इंटू 3x बराबर 192 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान निकल के आ जाएगा, वो हो जाएगा 4 आ जाएगा। अब कह रहा है कि आयत के परिमाप क्या है, क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो आयत के परिमाप बराबर होता है 2 गुना 4x प्लस 3x, तो हो जाएगा कितना, 2 गुना 7x बराबर 14x। अब x के जगह पर हम लोग क्या कर रहे हैं, तो x के जगह पर हम मान रख रहे हैं कितना, जो निकल कर आया है 4। तो 14 गुना 4 बराबर 56 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 56 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा आयत का परिमाप। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि वह लघुत्तम संख्या क्या है जिसके द्वारा 8640 को भाग देने पर प्राप्त भागफल पूर्ण घन बन जाएगा। किस संख्या से 8640 में भाग देंगे तो भागफल पूर्ण घन बन जाएगा। तो इसको इस तरह अगर हम पहले तोड़ लेते हैं, 8640 को 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, उसके बाद 3 गुना 3 गुना 3 और गुना 5। जब 8640 को तोड़ेंगे तो इतना हमारा निकल कर आएगा, इक्वल टू लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुना 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 3 गुना 5। पूर्ण घन बनने के लिए क्या है, तो 1 2 3 पूर्ण घन बना। अब इस संख्या को अगर इधर से भागा दे देते हैं, यानी 8640 से भागा दे देते हैं 5 से, तो हमारा ये पूर्ण घन बन के निकल के आ जाएगा 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 और फिर 3 के पावर 3। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 5। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि -216 गुना 1728 के पावर 1/3 का मान क्या होगा। तो -216 के लिख सकते हैं -6 गुना -6 गुना -6, इस तरह हम इसे लिख सकते हैं। और फिर 1728 को क्या से लिख सकते हैं, 12 गुना 12 गुना 12 1728 होता है। और इसका टोटल का क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो हमारा जो निकल कर आएगा, 3 में से एक 6 को बाहर कर लेते हैं और 3 12 में से एक 12 को बाहर निकाल लीजिएगा, क्योंकि 1/3 है यहाँ पर। तो आंसर जो हमारा निकल कर आएगा -72। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि 16 गुना 2 के पावर n+1 माइनस 4 गुना 2 के पावर n, 16 गुना 2 के पावर n+2 माइनस 2 गुना 2 के पावर n+2 का मान क्या होगा। आइए इसे आराम से सोल्व करते हैं। 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4 गुना 2 के पावर n+1 रहने देते हैं, माइनस 2 के पावर 2 लिख सकते हैं 2 के पावर n। फिर बटा में है 16 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 के पावर 4 गुना 2 के पावर n+2 माइनस 2 गुना 2 के पावर n+2 हो जाएगा। इस तरह इसको हम लिख सकते हैं। अब देख लीजिए कि यहाँ पर 2 के पावर n+1 और 2 के पावर n, 2 के पावर 2 और 2 के पावर 4 है, तो लिख सकते हैं 2 के पावर n+5 हो जाएगा, ये 4 + 1 5 हो जाएगा, n हो जाएगा n। अब माइनस है 2 के पावर n+2 हो जाएगा, n+2 हो जाएगा। ठीक इसी तरह बटा नीचे 2 के पावर n+6 हो जाएगा, ये 4 है और यहाँ पर 2 है तो 6 हो जाएगा, माइनस 2 के पावर n+3 हो जाएगा। जब इसे पूरे सोल्व कीजिएगा तो इसका आंसर जो निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा हाफ। आंसर जो आ जाएगा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 25 के पावर x-3 बराबर 125 के पावर 2x-3 हो तो x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इसे छोटे फॉर्म में ले आइए। 25 को हम लिख सकते हैं 5 के स्क्वायर x-3। इसी तरह 125 को भी लिख सकते हैं क्या, 5 के क्यूब के 2x-3। तो 5 के स्क्वायर को इधर कर दीजिएगा, 5 के पावर 2x-6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 5 के पावर 6x-9 हो जाएगा। इसे गुना कर दीजिएगा बाहर ले जाके, ये हो जाएगा। अब दोनों जो है सेम है 5 5, तो हो जाएगा 2x-6 बराबर 6x-9। अब इसे इक्वेट कर दीजिए और x का मान निकालिएगा तो 3/4 आएगा।
इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी 3/4। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 9x² माइनस 24xy प्लस 16y बटा 3x माइनस 4y का मान क्या होगा। तो 9x² माइनस 24xy प्लस 16y² को हम लिख सकते हैं 3x माइनस 4y के होल स्क्वायर, क्योंकि ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर है, ये फॉर्म लिखा हुआ है। और नीचे जो है वो 3x माइनस 4y ही है, और ये डबल है तो इसे काट देते हैं, बच गया जो हमारा 3x माइनस 4y। तो जो आंसर हमारा हो जाएगा तो हो जाएगा बी। अगला है द्विघात समीकरण x4 माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 5 को x माइनस 1 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। तो x माइनस 1 से विभाजित करने के लिए इक्वल टू 0 करते हैं, तो x बराबर मान रख लेते हैं 1 किसमें, इस इक्वेशन में। तो जो हमारा निकल के आएगा 1 माइनस 3 प्लस 2 प्लस 5 इक्वल टू आंसर हो जाएगा 5। इसका जो सही आंसर हो जाएगा विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल कितना होगा, वो होगा 5D हो जाएगा। n वर्षों के बाद 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्राप्त राशि एवं मूलधन का अनुपात क्या होगा। n वर्षों के बाद 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्राप्त राशि एवं मूलधन का अनुपात क्या होगा, ये प्रश्न में कह रहा है। तो मिश्रधन बराबर हम लोग फार्मूला एक जानते हैं, मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन गुना 1 प्लस दर बटा 100 के पावर समय होता है। अब मूलधन को इधर ले आइए तो यहाँ होगा मिश्रधन बाई मूलधन बराबर क्या होगा 1 प्लस दर कितना दिया होगा 5/100 n निकालना है। तो जब इसे सोल्व कीजिएगा तो ये निकल के आएगा 21 के पावर n बटा 20 के पावर n, क्योंकि 100 105/100 हो जाएगा और वो कट जाएगा। तो 21 के पावर n बटा 20 के पावर n, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। मिश्रधन बटा मूलधन अनुपात में होगा 21 के पावर n अनुपात 20 के पावर n। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक विद्यार्थी अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से लौटता है। यदि उसे अपने घर से स्कूल जाने तथा वापस आने में 5 घंटे लगे तो घर से स्कूल की दूरी कितनी होगी। तो सबसे पहले औसत चाल निकालना है, तो 2 गुना 3 गुना 2 बटा 3 प्लस 2, ये औसत चाल हो जाएगा 2.4 किलोमीटर पर घंटा। 5 घंटे में तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, क्योंकि ये तो औसत चाल है। तो 5 गुना 2.4 से गुना कर देंगे तो 12 किलोमीटर है, यानी 5 घंटे में आने जाने में 12 किलोमीटर लगा। तो दूरी कितना हो जाएगा, आधा जाने में आधा आने में, यानी 12/2 बराबर 6 किलोमीटर हो जाएगा दूरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी 6 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि खुशी और जागृति की आयु का अनुपात 5:8 है। 8 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा, तो उनकी आयु का अंतर क्या है। तो माना कि खुशी की आयु 5x और जागृति की आयु 8x। अब कह रहा है कि 8 साल बाद, यानी 5x में 8 जोड़ते हैं और 8x में भी 8 जोड़ते हैं, तो हमारा जो रेशियो नया आता है वो 3/4 आता है। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो x का जो होता है मान आता है 2, अब दोनों के आयु का अंतर रख देना है x का मान, क्योंकि ये जो दिया हुआ है कितना 3 और 4 दिया हुआ है, तो 3x गुना 2 बराबर 6 वर्ष। दोनों की आयु में अंतर कितना हो जाएगा, 8 और 5 में कितना अंतर है, 8 - 5 बराबर 3x आ गया, तो x का मान 2 रखिएगा तो 6 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि मोहन 2008 के अगस्त महीने के किसी निर्दिष्ट दिन पर कोई आवश्यक कार्य हाथ में लेने का निर्णय किया। मोहन द्वारा कार्य हाथ में लेने के लिए चुने गए दिन शनिवार होने की प्रायिकता क्या है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से सोल्व करना है। NS पहले निकालना है। NS बराबर अगस्त महीने के दिनों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 31, और NE जो है अगस्त में शनिवारों की संख्या कितनी होती है, तो 5 है, क्योंकि कह रहा है कि मोहन द्वारा कार्य हाथ में लेने के लिए चुने गए दिन शनिवार होने की प्राथमिकता क्या है अगस्त महीने में, ये पूछना। तो जो P है परमुटेशन कम्बिनेशन का है, P बराबर होता है NE बटा NS, तो आंसर हो जाएगा 5/31 डायरेक्टली, तो इसका आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट है किसी घड़ी को बेचने पर एक दुकानदार 15% की छूट देता है। यदि वह 20% छूट देता तो वह 51 रुपये कम लाभ कमाता। घड़ी की वास्तविक कीमत क्या है।
तो माना कि अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य है x है, और x का 85% कितना हो जाएगा, और उसके बाद फिर कह रहा है कि 20%, यानी x का 85% में से फिर घटाना है x का 80%, तब जो हमारा निकल के आता है वो कितना है, वो 51 रुपये का लाभ कमाता है। तो x गुना 5/100 बराबर 51, तो x बराबर जो हो जाएगा वो 1020 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक कीमत घड़ी का 1020 रुपया है। किसी विद्यालय के प्रेक्षागृह की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 10 मीटर, 30 मीटर एवं 10 मीटर है। यदि हवा का घनत्व 1:3 किलोग्राम प्रति घन मीटर है तो प्रेक्षागृह के भीतर वायु का द्रव्यमान कितना होगा। प्रेक्षागृह के अंदर वायु का आयतन कितना हो जाएगा, तो 10 × 30 × 10 बराबर 3000 घन मीटर, और घनत्व दिया हुआ 1.3 किलोग्राम पर घन मीटर। तो वायु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 1.3 × 3000 बराबर 3900 किलोग्राम। आंसर हो जाएगा सी 3900 किलोग्राम, सर 3900 किलोग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी भिन्न के अंश को 300% बढ़ाया जाए एवं हार को 500% बढ़ाया जाए तो परिणामी भिन्न 5/12 होता है। मूल भिन्न क्या है। माना कि मूल भिन्न कितना है, x/y है। अब इसको 400% बढ़ाया जाए, यानी 400 x को बढ़ाया जाए और y को कितना बढ़ाया जाए, तो y को बढ़ाया जा रहा है कितना, 500%। तो जो हमारा बन के आता है वो 5/12 आता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है कि यदि किसी भिन्न के अंश को 300% बढ़ाया जाए एवं हर को 500% बढ़ाया जाए तो परिणामी भिन्न 5/12 होता है। तो मूल भिन्न क्या होगा। अगर कोई संख्या x है और उसे 30% बढ़ाया जाएगा तो x + x गुना 300% बढ़ाया जाए तो 300/100 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा x + 3x बराबर 4x हो जाएगा, यानी 1 बढ़ जा रहा है। उसी तरह अगर 500% बढ़ाया जाए तो क्या हो जाएगा, y गुना 500%/100, एक तो y पहले से था ही, तो आंसर जो हो जाएगा 6y। अब आइए कह रहा है क्या कि 4x/6y बराबर हो जाएगा 5/12। अगर इस तरह प्रश्नानुसार कह रहा है कि परिणामी भिन्न 5/12 हो जाएगा, तो x/y बराबर हो जाएगा 5/8। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A 5/8। 12 व्यक्ति किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, उस काम को 8 दिनों में करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। माना कि अवशिष्ट व्यक्तियों की संख्या कितनी है, x है, तो x बराबर कर रहा है 12 × 10 और कितने दिन, 8 दिनों में करने के लिए, तो 8 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 15 व्यक्तियों की ज़रूरत होगा, क्योंकि m1d1 बराबर होता है m2d2। इसका सही आंसर हो जाएगा D। अगले प्रश्न फिर चलते हैं कि वृत्त के 360 डिग्री के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई क्या होगी। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर जो होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिज्यखंड का वो θ/360 गुना πr² है, और क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 3.85, थीटा दिया हुआ है कितना 36 डिग्री, 360 हो जाएगा, पाई का मान 22/7 होगा और आर के स्क्वायर, तो इससे r निकल जाएगा, r बराबर आएगा 3.5 आएगा। चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, चाप की लंबाई बराबर होता है πr θ/180 डिग्री। यहाँ पर थीटा भी 36 डिग्री हुआ है, दिया हुआ है, r भी दिया हुआ है। जब आप निकालिएगा तो लंबाई निकल के आएगा 2.2 cm। इसका आंसर हो जाएगा A। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 1299 गुना 1299 कितना होगा। तो इसे ईजी वे में कैसे हल करेंगे, 1299 को 1300 - 1 लिख सकते हैं और इसे भी 1300 - 1 लिख सकते हैं। 1300 गुना 1300 कीजिएगा तो हो जाएगा 13 × 13 169 और 4 शून्य हो जाएगा। अब माइनस क्या है, 2 गुना 1300 + 1 हो जाएगा, तो जो हमारा निकल के आएगा
1687,401। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि 3 घंटियाँ क्रम से 5, 6 तथा 8 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि तीनों घंटियों को किसी समय एक ही साथ बजाया जाए तो वह पुनः कितने देर के बाद एक साथ बजेगी। तो 5, 6 और 8 को लसा निकाल लेना है। एलसीएम जो होगा वो होगा 120 है। तीनों घंटियाँ पुनः एक साथ 120 मिनट बाद बजेगी, यानी कितने 2 घंटे बाद बजेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि एक फल विक्रेता ने 34 के 8 की दर से सेब खरीदे। 34 के 8 की दर से सेब खरीदे तथा उन्हें 57 के 12 की दर से बेच दिया। 45 रुपये का लाभ कमाने हेतु उसे कितने सेब बेचने होंगे। तो एक सेब का क्रय मूल्य कितना है, तो 34/8 हो जाएगा, यानी 4.25 हो जाएगा। और एक सेब का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 57/12 यानी 4.75। लाभ कितना हुआ है, तो 50 पैसा का लाभ हुआ है। लाभ जो हुआ है वो 0.50 हुआ है। और 45 के लाभ कमाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो 45 भागा 0.50 कीजिएगा तो लगभग 90 सेब बेचिएगा, तभी वो कितने सेब बेचने होंगे, 90 सेब बेचिएगा तभी 45 रुपये का इनकम होगा, लाभ होगा। नेक्स्ट है एक दुकानदार रेडियो की सूची मूल्य पर 20% बट्टा देता है। बट्टे के बाद प्राप्त होने वाले मूल्य पर वह 12% बट्टा देता है। यदि इस रेडियो का विक्रय मूल्य 704 हो तो इसका सूची मूल्य क्या होगा। तब माना कि रेडियो का सूची मूल्य क्या है, x है। अब बट्टा क्या दे रहा है, पहले 20% दे रहा है और फिर 12% दे रहा है। तो विक्रय मूल्य बराबर आप डायरेक्ट एक निकाल सकते हैं। विक्रय मूल्य बराबर हो जाता है x जो है उसके बाद कितना, पहले 20% दे रहा है और उस पर दे रहा है 12% यानी 88/100 हो जाएगा, यानी 88x/125 हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो 88x/125 बराबर है कितना, 704 विक्रय मूल्य हमारा दिया हुआ है। तो x का जो मान निकल के आ जाएगा वो 1000 होगा। आप इसे क्रॉस चेक करके भी कर लीजिएगा। शुरुआत में आप 20% जब दीजिएगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा 200 रुपया छूट दे रहा है, यानी 800 हो जाएगा। और 800 के फिर से 12% अगर देते हैं तो 96 हो जाएगा, यानी 800 माइनस कितना हो जाएगा 96, तो 704 आंसर आ जाएगा। आप क्रॉस भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है ए ने 5000 बी को 2 वर्ष के लिए तथा 3000 सी को 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिए तो उसे कुल ब्याज 2200 मिला। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। ए ने 5000 बी को 2 वर्ष के लिए और 3000 सी को 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पे दिया है। तो ये सोल्व करते हैं। माना कि ब्याज दर होगा जो 8% होगा। तो प्रश्न में कह रहा है कि 5000 दिया है, 2 साल के लिए दिया है, 8% के हिसाब से इतना, प्लस 3000 दिया है 8% के हिसाब से 4 साल के लिए। ये दोनों के जोड़ के जो हमारा है वो 2200 रुपया आ रहा है। अब इसे सोल्व कीजिएगा तो हमारा जो मान निकल के आएगा 8% बराबर वो है 10%, आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि यदि 3, 11, 7, 9, 15, 13, 8, 19, 17, 21, 24 तथा x का औसत 12 हो तो x का मान क्या होगा। तो सीधे सभी को जोड़ दीजिए, x को भी ऐड करने के बाद अब बटा 12 से भाग दीजिए, यानी सभी को जोड़ने पर 137 प्लस x आएगा, उसे 12 से भागा कर देना है। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा इक्वल टू कितना है औसत 12 इसलिए जोड़ते हैं कि ये पूरा 12 अंक दिया हुआ है। तो हो जाएगा इसका x बराबर 7। तो सही जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट है यदि x का x% 36 हो तो x का मान क्या होगा। प्रश्न में कह रहा है कि x का x% कितना है 36 है, तो x का मान क्या होगा, यानी x² बराबर 3600 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा कितना 60। इस तरह सोल्व करना, x गुना x/100 बराबर 36, तो x² बराबर 3600, तो x बराबर 60, आंसर हो जाएगा डी। अगला है किसी हौज को भरने में सामान्यतः 8 घंटे का समय लगता है, किंतु इसकी तली में एक रिसाव के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। यदि हौज पूरा भरा हो तो रिसाव द्वारा खाली होने में इसे कितना समय लगेगा। तली के छिद्र द्वारा 1 घंटे में हौज को खाली किया गया भाग कितना है, 1/8 माइनस 1/10 है। तो हो जाएगा कितना 5 माइनस 4/40 बराबर 1/40 आ रहा है। तो छिद्र द्वारा हौज 40 घंटे में खाली होगा, कितने में 40 घंटा में, क्योंकि 2 घंटे अधिक लगते हैं रिसाव करने से भरने में 2 घंटा अधिक लगते हैं। तो खाली करने का वही 12/8 माइनस 12/10 हो जाएगा।
नेक्स्ट है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी की तुलना में ए 50% अधिक कार्यकुशल कारीगर है। अकेले ए को उस कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। माना कि ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 2x व 3x दिन में पूरा करता है। तो प्रश्न से क्या कह रहा है कि 1/2x प्लस 1/3x बराबर कितना दिन लगता है, 15 दिन लगता है। तो x का यहाँ मान निकालेंगे 25/2 आ जाएगा। अब अभी समय क्या है लगेगा, तो 2 गुना 25/2 बराबर 25 दिन लगेगा ए को उस कार्य को पूरा करने में, क्योंकि ए की क्षमता भी तो है बी से 50% अधिक। तो सही आंसर हो जाएगा डी 25 दिन। इसे इस तरह भी बना सकते हैं कि 50% बराबर कितना होगा, हाफ हो जाएगा। क्षमता ए का अगर 3 है तो बी का कितना होगा, 2 होगा। कुल कार्य कितना है, 5 हुआ। तो 5 गुना 15 बराबर 15 दिन में कार्य किया जाता है। तो ये 75 पूरा कार्य है। ये कार्य को पूरा करेगा कितना, 75 बटा कितना इसकी क्षमता था, 3 था, तो हो जाएगा 25। तो आप इस तरह भी सोल्व कर सकते हैं, आंसर हो जाएगा डी 25। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द या अक्षर संख्या को चुनिए। दूध, मक्खन, अंगूर, उसके बाद तो दूध से क्या बनता है, मक्खन बनता है, तो अंगूर से बनेगा मदिरा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। उसी प्रकार क्रिकेट किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है। अब ए ई में 5 किस तरह लिखा हुआ है, ए का 1 होता है और ई का 5 होता है। तो इसे क्या किया गया है, 1 गुना 5 डायरेक्ट 5 लिखा गया है। एम एन का क्या होता है, एम का होता है 13, एन का होता है 14। तो 13 गुना 14 अगर हम करते हैं तो 182 आ जाता है। तो आंसर हमारा मैच हो रहा है, बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ए ई जे के जेड भी क्यू पी सी एच एफ जे किस तरह लिखा हुआ है, इसका अगला अक्षर क्या होगा, तो ये देखते हैं। ए से जेड गया है, ए से जेड गया है, ये विपरीत अक्षर है। क्या है, विपरीत अक्षर है। ई से भी, ये भी विपरीत है। जे से क्यू, ये भी विपरीत है। और के से पी, ये भी विपरीत है। उसी तरह सी के विपरीत क्या होगा, सी के जो हमारा विपरीत है वो एक्स होगा। सी का विपरीत जो होगा वो एक्स होगा। एच का विपरीत क्या होगा, एस होगा। और एफ का विपरीत यू होगा और जे के विपरीत क्यू होगा। यानी जो अल्फ़ाबेटिकली नंबर है उसे अच्छे से एस से लेके जेड तक को याद कर लीजिएगा कि कितने पे उसका स्थानीय मान है और उसके विपरीत कौन से अक्षर है। काफ़ी ज़्यादा प्रश्न उससे रहता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा, तो बी हो जाएगा एक्स एस यू की। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 5, 25, 6 उसके बाद क्या होगा। तो यह है 5 के अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 25 है, 6 के स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। सिंपल है, आंसर हो जाएगा ए। यदि नीला को हरा, हरा को काला, काला को सफ़ेद, सफ़ेद को गुलाबी, गुलाबी को लाल तथा लाल को नारंगी कहा जाए तो रक्त का रंग कैसा होता है। रक्त का रंग कैसा होता है, तो रक्त का रंग लाल होता है। और लाल को क्या कहा जाता है, तो लाल को नारंगी कहा जाता है। जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एक खास कोड नेक पेक डेक का अर्थ ये है तथा इस तरह के अर्थ को ये है, तो इस कोड भाषा में बुक के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। सोल्व कर लीजिएगा, काफ़ी इजी है। और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, डेक कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि अनिल का कद सन्नी से लंबा है और सन्नी का कद बेबी से छोटा है। अनिल का कद बोस से लंबा है जिसका कद सन्नी से छोटा है। बेबी का कद अनिल के कद से छोटा है। यह बताइए कि उसका कद सबसे छोटा है। तो आप इसे सोल्व कीजिएगा, जो हमारा बन के आएगा आखिरी में, तो अनिल बड़ा रहेगा बेबी से, उससे बड़ा रहेगा सन्नी, उससे बड़ा रहेगा बोस। इसका जो आंसर हो जाएगा सबसे छोटा कद किसका होगा, बोस का होगा। आंसर सी हो जाएगा। 74 लड़कियों की एक पंक्ति में श्वेता बाएं से 27वें स्थान पे है। बाएं से श्वेता जो है 27वें स्थान पे है। पलक इधर कितना हो जाएगा, 26 हो गया। पलक श्वेता के दाएं से 7वें स्थान पर है। पलक श्वेता के दाएं से 7वें स्थान पे है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, पलक के स्थान पंक्ति में दाएं की छोर से कितना है ये देखना है। तो हो जाएगा 27 + 7 हो जाएगा 34वां स्थान। पलक का बाएं ओर से स्थान हो जाएगा और पलक के दाईं ओर से 74 - 34 + 1, क्योंकि टोटल 74 लड़कियों का। तो जो आंसर हमारा आ जाएगा वो है 41। इसका सही जवाब हो जाएगा ए।
अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। जनवरी, जून, जुलाई, अगस्त में अन्य किससे भिन्न है? तो आंसर हो जाएगा बी, जून, क्योंकि जनवरी, जुलाई और अगस्त सभी 31 दिनों का मंथ लगता है, लेकिन जून 30 दिनों का लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है तांबा, कांसा, सोना, चांदी में सबसे भिन्न कौन है? तो आंसर हो जाएगा बी, कांसा। कांसा को छोड़कर सभी धातुएं हैं, जबकि कांसा एक मिश्रित धातु है, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है MLNO, KJPQ, IHRS, GFTV में कौन सा डिफरेंट है? ये देखना है। तो आइए देखते हैं। M से L -1, N से O +1, K से J -1, P से Q +1 है, I से H -1 है, R से S +1 है, G से F +1 है और T से भी +2 है। यहाँ पर +1 ही होना चाहिए। G से F -1 है और T से भी +2 है, यहाँ +1 होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा डी, ये डिफरेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है 15, 27, 37, 39। इसका आंसर हो जाएगा सी, 37, क्योंकि 37 को छोड़कर अन्य कोई भी संख्या अभाज्य नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा 37। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 13, 40, 14, 42, 15, 46, 16, 49 ये किस तरह लिखा हुआ है? तो 13 गुना 3 करते हैं और 1 जोड़ते हैं तो 13 39 + 1 40 हो जाता है। 14 गुना 3 करते हैं तो 14 42 हो जाता है। फिर 15 गुना 46 करते हैं, 15 गुना 3 करते हैं तो 45 + 1 होता है। 16 गुना 3 करते हैं 16 48 अब +1 करते हैं तो 49 आ रहा है। यानी जो बी वाला में है उसमें सिर्फ 3 गुना हो जा रहा है, 14 42 से 1 जोड़ा नहीं जा रहा है, तो ये डिफरेंट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि नीचे दिए गए चित्र को लुप्त संख्या ज्ञात करना है। 5, 3, 4, बीच में 18 है। देखिए ये किस तरह से बना हुआ है। तो 5 के स्क्वायर करते हैं +3 के स्क्वायर करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं और ये वाला जो स्क्वायर है करके घटाते हैं, तो हमारा जो निकल के आ जाएगा कितना? ये हो जाएगा 25, 9 और ये हो जाएगा 16। तो 25, 9 हो जाएगा 34 और 34 में से 16 चला जाएगा, तो जो हमारा निकल के आ जाएगा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 18। तो इसका आंसर हो जाएगा, मैंने बीच में आ जाता है आंसर 18। तो इसी तरह 7, 5, 3 को किया गया है 7 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर, अब माइनस में किया गया है 3 के स्क्वायर, इन दोनों के जोड़ के तो आता है 65। ठीक उसी तरह तीसरा वाला सोल्व करेंगे तो 9 9 81 अब +6 6 36 माइनस हो जाएगा 3 दिया के 9 और जो हमारा आंसर हो जाएगा इसे सोल्व करने पर 84। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सोल्व करके 84 नहीं 108 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी, 108। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि नीचे दिए गए चित्र को लुप्त संख्या ज्ञात करना है, क्या है? तो सबसे पहले देखना है कि 11 गुना 12 किया हुआ है और उसमें से घटा दिया गया 6 गुना 9 करके, तो जो हमारा निकल कर आ रहा है वो 78 आ रहा है। 11 गुना 12 132 हो जाएगा और 9 6 54 हो जाएगा, 132 - 54 बराबर कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। उसी प्रकार 14 गुना 110 क्या हो जाएगा? 140 हो जाएगा और 8 गुना 7 क्या हो जाएगा? 56 होएगा, 56। तो घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 84 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है कथन एवं तर्क का है। आइए देखते हैं क्या इसका आंसर हो सकता है। तो कह रहा है प्रश्न में कि क्या संगीत मानव जाति की सार्वभौमिक भाषा है? क्या संगीत मानव जाति की सार्वभौमिक भाषा है? तर्क है हाँ, लय और मेलोडी की विशिष्ट विशेषताएं संगीत के माध्यम से भावनाओं की मानव अभिव्यक्ति को चित्रित करने में योगदान देती है। ये बिल्कुल सही लग रहा है कथन के अनुसार। सेकंड, हालांकि आधार से वे मानव अभिव्यक्ति हैं, संगीत और भाषाई प्रणाली संस्कृति से संस्कृति में भिन्न होती है। ये गलत लग रहा है, तो इसमें आंसर हो जाएगा सी, केवल तर्क एक मजबूत है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाइड्रोजन एक सिलेंडर में है। हाइड्रोजन एक सिलेंडर में है। तर्क क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन तरल स्थिति में है। बिल्कुल ये सही हो सकता है। हाइड्रोजन गैसीय स्थिति में है, ये भी हो सकता है। तो या तो 1 या 2 दोनों मजबूत है, क्योंकि या तो तरल स्थिति में हो सकता है या गैसीय स्थिति में, क्योंकि वह एक सिलेंडर में है। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम है? तो जो होना चाहिए पहला क्या होगा? वो होगा कच्ची धातु। दूसरे क्रम को अगर लिखा जाए तो वो होगा प्रक्रिया। तीसरे क्रम को लिखा जाए तो होगा शुद्ध करना। चौथे क्रम की बात करें तो वो हो जाएगा धातु। उसके बाद अगर हम कहा जाए पांचवें क्रम की तो वो हो जाएगा मिश्र धातु।
इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 3 2 4 1 5। 8:30 बजे घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाती है? 8:30 बजे घड़ी की सुइयां कितने कोण बनाती है? तो यहाँ पर से इस तरह का हो जाएगा, कितने डिग्री का कोण बनाती है ये ध्यान देना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा घंटे तथा मिनट की सुइयों की स्थितियाँ। घंटे की सुई 8 से 15 डिग्री ऊपर, तो घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच हो जाएगा 8 - 6 गुना 30 डिग्री प्लस 15, तो कोण जो होगा वो 75 डिग्री का हो जाएगा अभिष्ट कोण। एक और फार्मूला होता है काफ़ी प्रसिद्ध है, 11/2 m - 30 h है, जहाँ m मिनट है h घंटा है। तो अभिष्ट कोण बराबर क्या होगा 11/2 और मिनट क्या कह रहा है 8:30 बजे, तो 3 और माइनस जो घंटा कर रहा है वो 30 गुना 8। इस फार्मूला में रखिएगा और सोल्व कीजिएगा, तो जो हमारा निकल के आएगा वो 75 डिग्री आएगा। नेक्स्ट है बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सही विकल्प का चयन करते हुए निम्न श्रृंखला को पूरा कीजिए, इसमें कौन सा होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आइए देखते हैं कि किस तरह के सीरीज में है। तो सही आंसर है बी, इसे ए कीजिएगा और यहाँ सी बी ए। तो जो हमारा सीरीज बन के आ रहा है वो इस तरह के बन रहा है, AA, फिर AA, AA बन के आ रहा है। तो सही है, आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि नीचे एक श्रृंखला दी गई जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करता है। चलिए, सी से एफ गया है +3 गया है, एफ से आई गया है +3 गया है, तो आई से +3 अगर जाएगा तो वो होगा एल। ए से डी गया है +3 गया है, डी से जी +3 है, तो जी से +3 कौन होगा? जे होगा, यानी एल और जे हमारा 2 निकल के आ गया है। तो जो एक ही आंसर में है, आंसर हो जाएगा डी, यानी +3 का बढ़ोतरी है। नेक्स्ट है बी एच कैन क्यू टी डब्ल्यू एच। अब देखना है बी से के गया है कितना +9 का है, ई से एन गया है, इससे हमारा जो एन गया है वो कितना है, ये भी +9 का है, और एच से क्यू गया है वो भी +9 का है, और के से टी गया है ये भी +9 का, यानी इसमें +9 की बढ़ोतरी है। तो जो अगला आ जाएगा वो सी एफ आई आ जाएगा, आंसर हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि 1 2 6 24 के बाद क्या होगा? तो 1 × 2 करते हैं तो 2 आता है, 2 × 3 करते हैं तो 6 आता है, और 6 × 4 करते हैं तो 24 आता है, तो 24 × 5 करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 120, तो आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 2 15 41 80 के बाद क्या होगा? तो 2 से 15 किस तरह लिखा गया है, 2 + 13 + 1 14, अब 14 क्या हो जाएगा 13 + 1 नहीं 13 × 1 अगर हम करते हैं तभी आता है, 13 × 1 13 + 2 15 हो जाएगा। ठीक उसी तरह अगर हम 15 को 41 किस तरह लिखेंगे, 15 + 13 × 1 नहीं, इस बार 2 करते हैं, तो 13 दूनी 26 और 26 15 41, यानी जो 1 है ये बढ़ता जा रहा है, इसमें 2 हो गया है। तीसरा अगर होगा क्या हमारे पास, तो 41 + 13 × 3 होगा, 13 तो कांस्टेंट है लेकिन 1 2 3 बढ़ रहा है, तो ये हमारा जो निकल के आता है वो 80 है। ठीक इसी तरह 80 प्लस इस बार 13 × 4 करेंगे तो जो हमारा निकल के आएगा 132 आएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है, विकल्पों में दी गई कौन सी आकृति पशुओं, सब्जियों और आलू के बीच को संबंध को दर्शाती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ये क्योंकि पशु तो बाहर है, सब्जी के अंदर में ही आता है आलू, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे निम्न आकृति में वर्गों की संख्या क्या है? इसमें से वर्गों की संख्या क्या है ये काउंट करना है, 1 2 3 2 3 है। तो जब हम वर्गों की संख्या की बात करते हैं तो 3 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर हो जाएगा, तो आंसर जो हमारा हो जाएगा 14, तो सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए सेट से संबंधित, दिया गया सेट है 12 20 28। अब 12 20 28 किस तरह है, तो पहले 4 × 3 करते हैं तो 4 × 3 12, 20 है 4 × 5 और 28 है 4 × 7, यानी 2 2 के इंक्रीमेंट है, 2 से 5 हुआ है, 5 से ये 7 हुआ है, तो हमारा क्या है 2 2 का इंक्रीमेंट है। तो इसी तरह देखना है कि 18 30 42 जो है ये क्या होगा, 6 × 3 = 18,
6 गुना क्या हो जाएगा 5, क्योंकि 3 से 2 बढ़ेगा 30, 6 गुना 7 होना चाहिए, तो 7 का 42। तो जो हमारा ये सेट है जो संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा सी 18, 30, 42। अगला प्रश्न है कि एक्स और उसके दादा की आयु में 50 वर्ष का अंतर है। यदि 6 वर्ष बाद उसकी आयु का योग 152 वर्ष होगा तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगा। तो माना कि एक्स का वर्तमान आयु बराबर टी वर्ष तथा दादा जी के वर्तमान आयु हो जाएगा, तो जो होगा टी प्लस 50 वर्ष, टी प्लस 50 वर्ष। प्रश्न से 6 वर्ष बाद कह रहा है, तो एक इक्वेशन हमारे पास जो बन के आएगा वो बन के आएगा टी प्लस 6 प्लस टी प्लस 50 प्लस 6 बराबर 152। जब हल कीजिएगा तो टी का मान निकल कर हमारा जो आएगा वो आएगा 45 वर्ष। तो हो जाएगा दादाजी के वर्तमान आयु टी प्लस 50 वर्ष यानी 95 वर्ष। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी 45 और 95। ए और बी भाई है, ई पुत्री है एफ की, एफ पत्नी है बी की, ई ए का क्या संबंध है। कह रहा कि ए और बी है जो भाई है और ई पुत्री है एफ की। ई जो है पुत्री है किसकी, एफ की, एफ कोई है जिसकी पुत्री है, एफ पत्नी है बी की, यानी ये दोनों पति पत्नी है और ये पुत्री है। तो कह क्या रहा है कि बी की ई का ए से क्या संबंध है, ई का ए से क्या संबंध है। एफ पत्नी है बी की और ई का ए से क्या संबंध है, ये संबंध पूछ रहा है। तो ये का ये भतीजी लगेगी, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि माइनस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ गुना है, भागा का अर्थ घटाना है और गुना का अर्थ जोड़ना है, तो कौन सा समीकरण सही है। तो जब इसमें हम चेक करते हैं तो ये जो हमारा समीकरण निकल कर आता है वो सी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने तथा स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों को सही क्रम समूह क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। कि ये गणितीय समीकरण इसमें रखा जाए तो हमारा ये सही हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है एक निश्चित कूट भाषा में प्राइवेट को इस तरह, रिस्क को इस तरह के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी कूट भाषा में रिबेट्स को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा, जब इसे देख के आप इसे सोल्व कर सकते हैं। आर के जगह पर क्या लिखा हुआ है 2, आई के जगह पर 3, भी के जगह पर 4, ई के जगह पर 7 है, टी के जगह पर 6, आई के जगह पर 9 है। तो जो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा हो जाएगा बी। यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था तो आने वाले कल से अगले दिन से तीसरा दिन कौन सा होगा। तो बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था तो आज क्या होगा, आज हो जाएगा मंगलवार। मंगलवार प्लस आने वाला कल कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा बुधवार। अब बुधवार प्लस अगला दिन क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो बृहस्पति से तीसरा दिन जो होगा वो रविवार होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए। दी हुई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। इसका आंसर हो जाएगा सी 50, क्योंकि एक को बन के स्क्वायर लिखा हुआ है, 9 3 के स्क्वायर लिखा हुआ, ये 5 के स्क्वायर है, +2 हो रहा है। ये जो 50 है इस बार 7 के स्क्वायर होना चाहिए, 49 होना चाहिए, और ये क्या है 9 के स्क्वायर, तो ये सही है। तो 7 के 49 के जगह पर 50 लिखा, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि एक बस पुरुषों तथा उनकी आधी संख्या के बराबर महिलाओं को लेकर दिल्ली से चलती है। मेरठ पहुंचने पर 10 पुरुष उतर जाते हैं तथा 5 महिलाएं सवार हो जाती है। अब बस में पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या बराबर है। प्रारंभ में दिल्ली से कुल कितने यात्री बस में सवार हुए थे। तो माना कि बस में पुरुषों की संख्या कितनी है, 2x है, तो महिलाओं की संख्या कितनी है, x है। प्रश्न से कह रहा है कि 2x - 10 बराबर x + 5, तो x का मान निकलेगा हमारा कितना, 15। अब कह रहा था प्रारंभ में दिल्ली से सवार कुल यात्रियों की संख्या कितनी है, तो 2x + x यानी 3x था, उसमें से x का मान 15 है यानी 45 हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पे यदि दिए गए अव्यवस्थित शब्द के अक्षरों को पुनः क्रमबद्ध कर केवल एक सार्थक शब्द बन सकता है, उस शब्द को ज्ञात कीजिए। इससे क्या सार्थक शब्द बन सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये शब्द बन सकता है। नेक्स्ट है ए ई से तेज दौड़ता है किंतु डी जितना तेज नहीं, डी सी से तेज दौड़ता है किंतु बी जितना तेज नहीं, सबसे तेज कौन दौड़ता है। तो ये बनकर जो आएगा डी बड़ा है ए से, बड़ा है ई से, और तथा बी बड़ा है डी से, बड़ा है सी से, ये 2 बनेगा। तो बी सबसे यहाँ पर तेज बन रहा है, दौड़ रहा है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है कथन एवं निष्कर्ष के। चमगादड़ अंडे नहीं देते हैं इसलिए चमगादड़ पक्षी नहीं है, ये कथन कहा जा रहा है। कि निष्कर्ष में है सभी पक्षी अंडे देते हैं, केवल पक्षी अंडे देते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा
कि सभी पक्षी अंडे देते हैं, इसलिए क्योंकि चमगादड़ अंडा नहीं देता है तो वो पक्षी नहीं है, केवल पक्षी अंडे देते हैं, ये गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए, केवल निष्कर्ष 1 निकलता है इस कथन से। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं हैं, तो कुछ हैं पुस्तकें वो पत्रिकाएं हैं और कुछ पत्रिकाएं जो हैं वो उपन्यास है। निष्कर्ष में कह रहा है कि कुछ पुस्तकें उपन्यास है, कुछ पुस्तकें उपन्यास है, ये बिल्कुल नहीं है। कुछ उपन्यास जो है वो पत्रिकाएं हैं, तो ये सही है क्योंकि ये पत्रिकाएं हैं और ये पत्रिकाएं हैं और ये उपन्यास है, तो कुछ उपन्यास पत्रिकाएं तो बिल्कुल है, ये भाग है। तो आंसर हो जाएगा केवल 2 वाला, तो बी केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। अगला है एक ठोस घन छोटे छोटे 64 घनों का प्रयोग करते हुए बनाया गया है, इनमें से कितने छोटे घन बिल्कुल दिखाई नहीं देते। एक ठोस घन छोटे छोटे 64 घनों का प्रयोग करते हुए बनाया गया, इनमें से कितने छोटे घन बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं। तो इसका होगा केंद्रीय घनों की संख्या जो होता है क्या होता है, x - 2 के पावर q और x बराबर हो जाएगा 3√64 यानी 4। तो 4 - 2 के होल क्यूब 2 के पावर q बराबर 8। तो नया दिखाई देने वाला घन जो होगा वो 8 होगा। ये फार्मूला है घन और घनाभ में कि कौन सा भाग दिखाई देगा, कितना भाग नहीं है, काफ़ी लंबा लंबा फार्मूला जाता है। केंद्रीय घनों की संख्या x - 2 के होल क्यूब वहीं से लिया गया है। नेक्स्ट है एक पंक्ति में ए से ई तक 5 अलग अलग मकान हैं, ए बी के दाईं ओर, ई सी के बाईं ओर तथा ए के दाईं ओर है, तो बी डी के दाईं ओर है, तो मध्य में कौन सा मकान हो जाएगा। तो आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए। प्रश्न से पढ़ के आराम से बनाइएगा, काफ़ी इजी है, इस तरह के सीरीज में आएगा CEABD। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला है सुधा अपने मकान से दक्षिण की ओर 50 मीटर चलकर बाईं ओर घूमती है और 20 मीटर चलती है, बाद में उत्तर की ओर घूमकर वह 30 मीटर चलती है और उसके बाद आगे चलकर अपने घर जाती है। अब वह किस दिशा में चल रही है। तो कहा जा रहा है कि सुधा जो है वो मकान से दक्षिण की ओर 50 मीटर चलती है, फिर बाईं ओर घूमती है और 20 मीटर चलती है, बाद में उत्तर की ओर मुँह करके 30 मीटर चलती है, उसके बाद चलकर अपने घर जाती है। अब वह किस दिशा में चल रही है, यानी इस दिशा में चल के घर जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ये आकृति है जो पैटर्न को पूरा करेगी। नेक्स्ट है उस उत्तराकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, ये उत्तराकृति सही है प्रश्न आकृति के अनुसार। नीचे एक घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई है, फलक 9 के विपरीत क्या आएगा। फलक 9 के विपरीत क्या आएगा ये देखना है। तो इसमें से पहले कॉमन पॉइंट को ढूंढिए। तो ये कॉमन 8 है, तो यहाँ से क्लॉकवाइज चलाइए, 8 7 9, ठीक इसे भी क्लॉकवाइज 8 6 4। अब प्रश्न में कह रहा है कि 9 के विपरीत क्या होगा, तो 9 के विपरीत होगा 4, आंसर हो जाएगा सी, फलक 9 के विपरीत फलक 4 आएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी, जबकि दर्पण ए भी रेखा है, दर्पण ये रखा हुआ, तो इसका प्रतिबिंब कौन सा बनेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ये प्रतिबिंब बनेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक पैटर्न के साथ एक वर्गाकार पारदर्शी शीट दी गई है, दिए गए 4 विकल्पों में से चुनिए कि पारदर्शी शीट की दिखाई गई मध्य रेखा पर मोड़ने से पैटर्न कैसा दिखाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, इस तरह दिखाएगा। अगर हम इसे मोड़ते हैं तो इसके ये बीच में आ जाएगा, ये इसके बीच में आ जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मेज कुर्सी और फर्नीचर के बीच संबंध दर्शाती है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा कि ये जो हो जाएगा वो फर्नीचर हो जाएगा और ये मेज हो जाएगा और ये कुर्सी हो जाएगा, ये सही दर्शाता है, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि 5 खिलाड़ियों की एक टीम में बानी रानी से बड़ा, सीता बानी से छोटी है परंतु रानी से बड़ी है, नीता मेरी और रानी से छोटी है, रानी मेरी से बड़ी है। इस टीम में किसका आयु 5 के मध्य में है। तो इसका जो निकल के हमारा आएगा वो आएगा क्या, तो वो निकल कर आएगा बानी बड़ा है, सीता से बड़ा है, रानी से बड़ा है, मेरी से बड़ा है, नीता से। तो ये हमारा जो बीच का जो है कि रानी जो होगा वो मध्य में आएगा, आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा बी। ये था प्लेटफॉर्म के टेस्ट सीरीज नंबर 12। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।